क्या शुरुआती दौर पे आपको भी ऐसा लगता था कि आपकी पढ़ाई थोड़ी-सी कम है डिप्लोमा के नॉलेज के बिहाफ़ पे, इसकी वजह से आपको एसएससी जेईई जैसे एग्ज़ामिनेशन में दिक्कत होगी? कोई भी क्रैक कर सकता है, चाहे डिप्लोमा हो, बीटेक हो, चाहे एमटेक हो, सब देते हैं एग्ज़ाम। पहली बार जैसे जब एग्ज़ामिनेशन दिए थे तो क्या एक्सपीरियंस था? कितने नंबर आए थे तो आपके? मैंने वो प्री के मार्क्स भी इंक्रीज़ किए। इस बार 143 थे, पिछली बार 116 थे। क्या-क्या आपका शेड्यूल रहता था उस समय? जैसे कॉलेज भी मैनेज कर रहे होते हो और कॉलेज के बाद टाइम मिल रहा है तो उसके लिए थोड़ी-सी प्रिपरेशन के लिए समय दे रहे हो, मतलब एसएससी जेईई एग्ज़ामिनेशन की तैयारी भी कर रहे हो, तो कैसे मैनेज करते थे टाइम को? मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या 1 नंबर, 2 नंबर से रह गए हैं, वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। हेलो एवरीवन, सो गाइज सभी का स्वागत है इंजीनियर्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे। मेरे साथ हैं अरविंद और आप सभी जान चुके होंगे, जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा है, ऑल इंडिया रैंक 40। जी हाँ गाइज, एसएससी जेईई में वो भी 2024 में इतनी ज्यादा कट ऑफ जाने के बावजूद भी इतनी अच्छी रैंक लेकर आना अपने आप में एक बेहतरीन बात है, काबिले तारीफ बात है। मेहनत का एक प्रमाण है, एक तरह से बोल सकते हो कि आपकी डेडिकेशन कितनी है एग्जामिनेशन को लेके, सब्जेक्ट को लेके, ये पूरा का पूरा पता चलता है आपके इस सब्जेक्ट में या फिर इस पूरे के पूरे सिविल इंजीनियरिंग में आने वाले मार्क्स से। तो जी हाँ गाइज, अपने आप में AIR 40 जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आप लोगों से रूबरू कराता हूँ अरविंद से। हमारे साथ हैं अरविंद। सबसे पहले अरविंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। एक सवाल आपसे सबसे पहले पूछूंगा। सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आपने जो है अपनी स्कूलिंग और स्कूलिंग के बाद अपनी जो डिप्लोमा है या फिर बीटेक किया है, कैसे कैसे आपकी पढ़ाई रही है, पूरी की पूरी जर्नी एक बार कुछ शब्दों में शेयर कीजिए। मैंने अपनी स्कूलिंग आगरा पब्लिक स्कूल से की थी और अच्छा। उसके बाद मैंने अपना डिप्लोमा किया था दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, आगरा से ही। और अब मैं ओके। फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ बीई का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ओके, वेरी नाइस। इसका मतलब कि आपने अपने बीई के दौरान ही ये एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू करा और एग्जामिनेशन क्लियर किया। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने जरूर डिप्लोमा के बेसिस पे ही एसएससी जेईई का फॉर्म फिल किया होगा अरविंद, है ना? जैसे डिप्लोमा बेसिस पे ही किया था। बिल्कुल। अब कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादातर एस्पिरेंट ऐसा सोचते हैं, मतलब इनिशियल लेवल पे तो सोचते ही हैं कि डिप्लोमा एस्पिरेंट हैं तो ये कॉम्पिटिशन जो है बीटेक वाले सारे लेके चले जाएँगे, हमारा डिप्लोमा है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्या शुरुआती दौर पे आपको भी ऐसा लगता था कि आपकी पढ़ाई थोड़ी-सी कम है डिप्लोमा के नॉलेज के बिहाफ़ पे, इसकी वजह से आपको एसएससी जेईई जैसे एग्ज़ामिनेशन में दिक्कत होगी, ऐसा क्या लगता था आपको? जैसे सर, शुरू में थोड़ा लगता था जब डिप्लोमा किया था, पास आउट हुआ था। फिर अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे धीरे-धीरे, प्रिपरेशन धीरे-धीरे। करता लगा, फिर समझ गया कि ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी क्रैक कर सकता है, चाहे डिप्लोमा हो, बीटेक हो, चाहे एमटेक हो, सब देते हैं एग्जाम। बिल्कुल, बिल्कुल मैं सही अपना कह रहे हो। सिलेबस 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 से मतलब है, रहता है उसमें। अपना सिलेबस बिल्कुल, कंप्लीट सिलेबस को करो। किसने कितने अच्छे से कंप्लीट करा है, उस पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन कितनी जल्दी होगा। अच्छा अरविंद, आपसे एक पूछना चाहूँगा एक बात कि डिप्लोमा करने के बाद आपने पास आउट होने के बाद भी ऐसे कुछ एग्ज़ामिनेशन दिए होंगे, एसएससी जेईई का एग्ज़ामिनेशन दिया होगा। पहली बार जैसे जब एग्ज़ामिनेशन दिए थे तो क्या एक्सपीरियंस था? कितने नंबर आए थे आपके? थोड़ा-सा ये जानना चाहता हूँ मैं। पहली बार दिया था तो प्री हुआ था, मेरा 116 नंबर आए थे। और मेंस अच्छा। दिया था, उसमें 195 थे और लास्ट आई टाइम। थिंक मुझे मुझे लगता है कि जब आपने लास्ट टाइम जब एग्जामिनेशन दिया था जिसमें आपका प्री क्लियर होता, उस समय आप इतने अवेयर थे कि आपको पढ़ना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए, ये तो पता चल चुका था क्योंकि आप कॉलेज के फाइनल ईयर में भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। हाँ सर। राइट, तो मैं पूछना चाहूंगा कि किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई करते थे कॉलेज के जब फाइनल ईयर में थे आप? कॉलेज के फाइनल ईयर के दिनों में आप लोगों में से आपके बैचेस बहुत सारे, आपके इंस्टीट्यूट के बैचेस को मैंने पढ़ाया, मुझे याद है कि बच्चे इवनिंग में आते थे, शाम के टाइम पे आते थे। तो तो उस मैं भी समय की इवनिंग में यादें आता थोड़ी। था। बिल्कुल, बिल्कुल। आप भी मुझसे शाम में। तो आप ये बताइए कि क्या-क्या आपका शेड्यूल रहता था उस समय? जैसे कॉलेज भी मैनेज कर रहे होते हो और कॉलेज के बाद टाइम मिल रहा है तो उसके लिए थोड़ी-सी प्रिपरेशन के लिए समय दे रहे हो, मतलब एसएससी जेईई एग्ज़ामिनेशन की तैयारी भी कर रहे हो, तो कैसे मैनेज करते थे टाइम को? वो इवनिंग इवनिंग क्लासेस करने के बाद मैं अपना पढ़ता था और मॉर्निंग में टाइम निकाल के स्कूल, हाँ, कॉलेज से पहले मतलब कॉलेज के डिप्लोमा के अलावा। टाइम। हाँ, हाँ, कॉलेज के अलावा। तो ये बताओ, आपको जब फर्स्ट टाइम आपने पूरी अपनी प्रिपरेशन करी, कायदे से पढ़ लिया, तो उस समय प्री निकल गया। प्री निकलने के बाद ना अक्सर लगता है कि अब तो मेंस भी निकल ही जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन दिया, मेंस का क्या हुआ?
मेंस में मार्क्स काफी कम रह गए, 195 ही थे, तो इस बार मैंने किया था कि ये लास्ट अटेम्प्ट रखूंगा अपने लिए और इसी में बिल्कुल। क्लियर कर दूंगा। और इस तो बार वो भरपाई आपने कर दी पूरी तरीके से, अच्छे से सारी कसर निकाल दी। पिछली बार सबसे पहले प्री इस में बार। कम थे, हाँ। हाँ, बताइए बताइए। प्री में कम थे तो मैंने वो प्री के मार्क्स भी इंक्रीज किए। इस बार 143 थे, पिछली बार 116 थे। ओके। तो और जो डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट है। इनफैक्ट प्री में 143 नंबर आपने जो लाया है, 143 नंबर लाना सिविल इंजीनियरिंग कैटेगरी में बहुत बड़ी बात होती है। बच्चे 120 115 के लिए फाइट कर रहे होते हैं, जहां पे आपने 143 अचीव किया। और कहीं ना कहीं वो 143 जो वहां पे एक आपने जंप लिया ना, उसका बेनिफिट आपको फाइनल सिलेक्शन में मिला होगा, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी मिला है तो डेफिनेटली बोल सकते हो कि यार कट ऑफ इस बार तो 400 गई है जनरल की कट ऑफ यहाँ पे। तो डेफिनेटली एक टफ टास्क भी था सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिलना, और आपने वो अचीव किया है। दो तीन चीजें बहुत फैक्चुअल पूछूंगा अरविंद आपसे, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि एसएससी जेई निकालना है तो मुझे बीएमसी स्ट्रांग करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होता है कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग नहीं पढ़ा है तो मेरा एसएससी जेई नहीं निकल सकता है। अलग अलग परसेप्शन है। नॉन टेक का भी रोल होता है। तो जो नॉन टेक, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नॉन टेक से। नॉन टेक में रीजनिंग में आपके प्री में कितने नंबर थे? मेरे 48 मार्क्स थे रीजनिंग में प्री में। वेरी नाइस यार, लास्ट टाइम मतलब लास्ट टाइम दो। 35 थे, तो इंक्रीज कर दिए 48। अच्छा, कितने थे? 35 थे लास्ट टाइम। अच्छा, लास्ट टाइम इस बार 35 थे, 35 से 48, ये तो बहुत बड़ा जंप है। और इनफैक्ट एग्जामिनेशन में रीजनिंग में 48 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। चलो, यहाँ तो आपने बहुत अच्छा किया। दूसरा जो पोर्शन होता है जीके जीएस वाला, उसमें कितने थे? ये खास तौर उसमें से ना उन सभी एस्पिरेंट को जानना है। उसमें मेरे 17 मार्क्स थे। 17 नंबर थे, 50 में मतलब से। जो आपने वहां पे जंप लिया, थोड़ा सा यहाँ पे भरपाई हो गई उसकी। और पिछली बार कितने थे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके? फर्स्ट में 20 थे। मतलब 3 कम हो नंबर गए। यहाँ पे डिमोट हो गए आप। तो यानी कि वो हाँ, तो जी, अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसा ही पार्ट है, अनप्रेडिक्टेबल है, चाहे आप ज्यादा बिल्कुल। पढ़ लो तो कम हो सकते हैं, कम पढ़ लो तो ज्यादा। उसमें कुछ ऐसा बोल भी नहीं सकते ना कि हमने मतलब इस बार बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो मेरे नंबर ज्यादा आ जाएंगे। डिपेंड करता है क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग वगैरह में तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो अच्छा आउटपुट भी मिलता है। चलो, ये दोनों इस बात हो बार गई मैंने नॉन टेक्निकल की। हाँ हाँ, बताइए क्या बता रहे थे अरविंद जी। इस बार तो जीएस में काफी मेहनत की थी, पर मार्क्स बहुत ही कम रहे। जीएस में आपने सोचा होगा कि पिछली बार 20 लाए, इस बार 30 तो कम से कम लाऊंगा ही लाऊंगा, लेकिन 17 हो गए, कोई नहीं। 20 का ही सोचा, 20-25 नंबर, पर वो हाँ, होता है ऐसा। अच्छा, इन दोनों के अलावा अगर मान लो कि इनको दोनों नंबरों को जोड़ दिया जाए, तो लगभग लगभग 60 नंबर आपके बन रहे हैं। मतलब नॉन टेक्निकल पोर्शन में 43, अरे 48 बोला था ना आपने, तो लगभग 65 48। नंबर के आसपास आपके बन रहे हैं। 65 आपने यहाँ पे अचीव कर लिया। और टेक्निकल पोर्शन में 100 में से कितने आपके नंबर रहे, और क्या क्या कितने अटेम्प्ट थे, कितने गलत हुए, ये थोड़ा डिटेल में बताइएगा। मेरे 76 मार्क्स थे टेक्निकल में, अटेम्प्ट 100 थे, सारे बहुत अटेम्प्ट। शानदार। मतलब तुमने पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर दिए 100 में 100। अटेम्प्ट 100 में से 100 कर दिए मेरे। अच्छा। मेंस में भी और 100 ही किए। 100 अटेम्प्ट किए थे तो तुमने क्या सोचा था कि 100 के 100 तुम्हें आ रहे थे, कि कुछ गेस वर्क भी लगाया था? कुछ गैस वर्क तो होता ही है इसमें, थोड़ा चांस तो लेना ही पड़ता है, 50-50। वन बाई मतलब फोर थोड़ा था सा तो रिस्क ले चांस। लिया था। हम्म। हाँ, रिस्क। 100 अटेम्प्ट करके 76 मार्क्स थे। यस सर। अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि देखो यार 10% का मार्जिन तो वैसे भी रहता है। 10% क्वेश्चन गलत होते हैं। और हम्म। इस तरीके से मान के चलो कि 10 से 12% तो बहुत एवरेज, अबव एवरेज जो एस्पिरेंट होते हैं, जो बहुत प्रिसाइजली अटेम्प्ट करते हैं 80 क्वेश्चन, उनके 10 गलत हो जाते हैं। आपने तो खैर पूरे के पूरे 100 में 100 ही अटेम्प्ट किया था, तो नंबर तो मिलने ही थे, है ना? पढ़ाई अच्छी थी और डेफिनेटली अटेम्प्ट भी अच्छा रहा। ये हो गई प्री की बात। प्री आपका क्लियर होता है। प्री के बाद मेंस एग्जामिनेशन की बारी आती है। मेंस में आपका क्या अटेम्प्ट रहा, कितने मार्क्स रहे, किस तरीके से आप अभी, खैर चलो अभी तो खैर अभी रिजल्ट ही आया है, लेकिन एक लमसम जो आंसर की आई थी आपने जोड़ा होगा, उस समय आपको कितना नंबर दिखाई दे रहा था? उस टाइम मेरे 16 थे रॉ, जो कितने? आंसर की के हिसाब से। रॉ कितने थे? 200।
216। 216। गाइज आप सभी को बताना चाहूंगा कि रॉ आंसर की जो आई थी एसएससी जेई की तरफ से, आप सभी ने जिसने एग्जामिनेशन दिया होगा सबको पता होगा कि उस आंसर की में बहुत सारे करेक्शन थे। उन करेक्शन के बाद इनको मार्क्स एक्स्ट्रा भी मिले होंगे डेफिनेटली। तो अरविंद, अब अगर मैं दो तीन सवाल पूछूं, सबसे पहले परसेप्शन ये बताओ कि जो परसेप्शन होता है कि किसी तीन चार सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज्यादा आ रहा है, इस परसेप्शन को लेके आज के एसएससी जेई एग्जामिनेशन के पैटर्न को देना, क्या ये सही है या फिर सभी सब्जेक्ट को इक्वली फोकस करना चाहिए? पहला पहला मैं क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। सभी सब्जेक्ट को इक्वली फोकस करना चाहिए। आपको पता नहीं रहता कि कब कौन सा सब्जेक्ट वो ज्यादा दे देते हैं, कभी कम दे देते हैं। जैसे इस बार स्टील का मेरे जो सेट था उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया था जो प्री का बिल्कुल। था, और जो बाकी सेट थे उनमें स्टील के क्वेश्चन आए थे। तो मतलब तो अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, जिसको हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, में भी हो सकता है कि वहां से क्वेश्चन ही ना आए। ऐसा ही कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो अगर अरविंद, अब तो चलो एग्जामिनेशन दे लिया, एक प्री हो गया, मेंस हो गया, इस एसएससी जेई के एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आया, सिलेक्शन हुआ, तो सबसे पहले आपने किसको बताया? उससे पहले मैंने पापा को बताया था। बिल्कुल, बिल्कुल बनता भी है, फैमिली को सबसे पहले इन्फॉर्म करते हैं इनफैक्ट, और उसके बाद फैमिली को जैसे बताया तो एक डेफिनेटली एक खुशी हो गई होगी सबके चेहरे पे। आपने ऑलमोस्ट इस एग्जामिनेशन को पिछली बार भी एकदम बिल्कुल वर्ज पे पहुंच के आपने देखा है कि मेंस लिख के उसके बाद सिलेक्शन ना होना, और ये समझते होगे कि सिलेक्शन के इतने करीब पहुंच के और फिर से पीछे हटना कितना मुश्किल होता है। अभी तो आपके पास ऐसा भी मौका होगा कि एग्जामिनेशन दिया है तो और भी एग्जामिनेशन दिए होंगे, फॉर एग्जांपल कि एसएससी जेई तो आप क्लियर कर ही रहे हो, एसएससी जेई के अलावा भी हाँ कुछ जी। एग्जामिनेशन दिए होंगे, और प्रिपरेशन ठीक ठाक होती है तो इंसान कहता है कि चलो यार ये भी दे लेते हैं, ये भी दे लेते हैं, कहीं तो हो जाए। तो कितने एग्जामिनेशन अभी आपने एक साल के अंदर दिए हैं? मैंने 5-6 एग्जाम दिए थे। अच्छा, उसमें क्या क्या रहा ज- आउटपुट? मैंने एनएचपीसी का दिया था, उसमें 1 मार्क्स से रह गया था मैं। फिर मैंने ओके। बेल बेल ईटी जो सुपरवाइजर वाला है, जो अभी आई है वैकेंसी, वो दिया था। उसमें भी मैं डीवी करा के आया था, 1 नंबर से रह गया था। अरे। यूपीएससी जो पीएससीआई वाला है, उसका भी इंटरव्यू दे के आया था, उसमें भी रह गया था। एसएससी में पिछली बार भी रह गया था। फिर मतलब मेरा मल्टीपल एलएलटी में एग्जामिनेशन आपने प्लेसमेंट हो ट्राई गया किए हैं? था। हाँ, जी। इस मल्टीपल एग्जामिनेशन अभी ट्राई किए हैं? बताइए हाँ, बताइए। जो भी जेई के आते थे मैं सारे एग्जाम में बैठता था, मतलब देता था। वैकेंसी है, एलिजिबल हो तो सारे एग्जामिनेशन देते थे आप? और जिन हाँ, एग्जामिनेशन में यार आप बता रहे हो कि एक एक नंबर से चूके थे, उसमें मतलब सच में अंदर से ऐसा लगता होगा ना कि यार किस्मत मेरी ही खराब है कि मेरा ही सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बाकी लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है, ऐसा लगता है कई बार। तो आपको ऐसा फील हुआ था कई बार कि लगता है कि यार आप छोड़ देता हूँ इंजीनियरिंग को, मतलब इसके एग्जामिनेशन तो नहीं दूंगा अब? नहीं, मैंने इतना नहीं सोचा। मैं एग्जाम देता था, हो जाता, फिर मैं कहा अगला एग्जाम क्या है उसको देखता था। बिल्कुल। तो इतना बहुत एक दिन अच्छी तो होना बात है ही। अरविंद। ये पॉजिटिव एटीट्यूड बाकी लोगों को भी रखना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि देखो यार एग्जामिनेशन आपके मल्टीपल होते रहते हैं, समय समय पे आपको मौका मिलता है, और जैसा कि इन्होंने किया कि अपने डिप्लोमा के बाद के जो टाइम को यूटिलाइज करने के लिए ना, इन्होंने साथ साथ बीई परस्यू किया। एक कंप्लीट हो रही है पढ़ाई भी, और साथ साथ में प्रिपरेशन भी, और साथ में एग्जामिनेशन देते थे। अच्छा, बीई करते समय कॉलेज में तो जाते ही हो गया आप? हाँ, जाता तो था। जाता तो था मतलब हाँ, हॉस्टल से काम थोड़ा चल कम, जाता होगा? थोड़ा कम। हाँ, हाँ। कितने परसेंट अटेंडेंस होती थी आपकी वहां पे? कम ही रहती थी, काफी कम। ऑलमोस्ट काफी कम रहती थी। हाँ तो तो बोल सकते हैं कि उस टाइम को आप यूटिलाइज करते होगे पढ़ाई में, ऐसा तो देखो सभी बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नहीं जाते थे तो करते क्या थे, पढ़ाई करते थे कि नहीं? हाँ, पढ़ाई ही करता था। अब मेरी जो 7 सेमेस्टर थी उसमें 0% अटेंडेंस थी। अरे वाह। 7 सेमेस्टर में गए ही नहीं? नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट आपने 7 सेमेस्टर को प्रिपरेशन में यूज किया है, जिसका आपको रिजल्ट भी दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर बात किया जाए कि आर अगर पूछूं मैं कि कितने आर आप मैनेज कर पाते थे पर डे इफेक्टिवली पढ़ाई के लिए, तो वो क्या होगा इफेक्टिव आर से, एक बार बताइए।
ऑब्जेक्टिव आप टारगेट फिक्स करता था मैं कि ये सब्जेक्ट मेरे को करना है, अब वो उसे करके ही हटता था, चाहे 4 घंटे हो जाए, 5 हो जाए, 8 हो बहुत जाए। शानदार। बिल्कुल, मतलब चाहे कितना भी समय लगे, जो मैंने सोचा है उसमें वो कर लिया, उसके बाद काम खत्म, उसके बाद घूमो फिरो जो भी करना है करो। राइट। हाँ फिर। तो अभी आपका जो सिलेक्शन हो गया, अभी तो डेफिनेटली कुछ फ्यू स्टेप्स बचे हुए हैं, वो भी हो जाएंगे कंप्लीट। तो क्या इरादा है इसके बाद? फर्दर एग्जामिनेशन देने हैं, कुछ और भी एग्जामिनेशन देने हैं, या फिर यहाँ पे आपको सीपीडब्ल्यूडी जेई मिल गया, सफिशियंट है, इसके बाद आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, अब एग्जामिनेशन नहीं देने? क्या डिसाइड किया आपने? एग्जाम देने एई के और ईएससी देना है, बस ए वही। और एससी के एग्जामिनेशन देने हैं। बिल्कुल। हम्म। बहुत अच्छी सोच है अरविंद, और डेफिनेटली उम्मीद करता हूं कि आप फर्दर जितने भी एग्जामिनेशन होंगे वहां भी आपको सक्सेस मिलेगी। चूंकि आपने मल्टीपल फेलियर्स को देखा है, मल्टीपल फेलियर्स बोले तो आपने फेलियर्स को बहुत, सक्सेस और फेलियर के बीच में जो फासला होता है ना, वो बहुत कम था। जितनी बार भी आपने एग्जामिनेशन दिया, कहीं एग्जामिनेशन में 1 नंबर से रुक रहे हो, कहीं फ्यू मार्क्स से कहीं रुक रहे हो, तो ये डेफिनेटली एक ऐसी जर्नी होती है जो बहुत टफ होती है और इंसान को टफ बनाती है, जिसको आपने पार करके डेफिनेटली सीपीडब्ल्यूडी में एक जगह बनाई है। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां पूरे के पूरे इंजीनियर्स अड्डा की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, और आपको, फैमिली को, आपको सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अचीव किया इतना बड़ा थैंक यू सर। सीपीडब्ल्यूडी जेई में एक टारगेट। कुछ कहना चाहेंगे अरविंद लास्ट में? मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या 1 नंबर 2 नंबर से रह गए हैं, वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए और आपको भी सक्सेस मिल जाएगी जल्दी। बिल्कुल। और उन लास्ट टाइम तो स्टूडेंट के लिए, कुछ नहीं उन मिला स्टू- था। बिल्कुल उन लास्ट स्टूडेंट के लिए क्या कहोगे अरविंद, जब जो स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि यार 3-4 साल हो गए और सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मल्टीपल क्वेश्चन कर रहे हैं, मल्टीपल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनके लिए कोई आपका सजेशन जो चेंज करें वो पढ़ाई के अपने तरीके में, जिससे कि उनको सक्सेस मिल जाए? क्या ऐसा करना चाहिए? आपको क्या लगता है? आपने अपने पढ़ाई के तरीके में कुछ कुछ बदलाव छोटे छोटे किए होंगे, क्या सजेस्ट करना चाहोगे उसके लिए? थोड़ा अपने आप को वो एनालाइज करें कि कमी कहाँ रह रही है, जैसे रीजनिंग में रह रही है, जीएस में रह रही है, टेक्निकल में रह रही है, उसे फिलफिल करें। वही सबसे ओके। ज्यादा जान सकता है अपने बारे में, वही जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, दूसरा कम ही बता सकता है हमें। बिल्कुल सही बात आपने बोली है कि डेफिनेटली यार, एग्जामिनेशन जो देता है उसी को पता होता है कि मेरा वीक पोर्शन क्या है, उन वीक पोर्शन पे बस मजबूत करना है, उसके बाद सिलेक्शन अपने आप मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए अरविंद, अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, और आई होप कि आपके इस वीडियो को देख के काफी सारे एस्पिरेंट को सीखने को मिलेगा। एटलीस्ट एक बात आपकी मुझे बहुत पसंद आई कि आपने जो बोला कि सर मैं टाइम देखता ही नहीं था, मैं केवल ये देखता था कि मुझे आज क्या पढ़ना है, भले ही कितना समय लगे, उस टारगेट को कंप्लीट करने के बाद ही उठता था। ये चीज सभी एस्पिरेंट को जरूर अपने अंदर लानी चाहिए, जिससे कि उनको सक्सेस जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू सो मच अरविंद, अच्छा लगा मिलके आपसे। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।